हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आपको याद होगा, जैसा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे होंगे मेरे, तो आपको पता होगा कि हम वर्क पावर एनर्जी का MIQ पार्ट 1 MIQ पार्ट 2 दोनों हम कर चुके हैं ना। और आज हम आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 लेकर के। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूले पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और मैं हर लेक्चर में, भले वो लाइव में हो या रिकॉर्डेड में हो, मैं सारे फॉर्मूले को एक बार तरीके से रिवाइज करवा देता हूं। और कॉपी किताब लेकर के बैठना, बिकॉज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका और मेरा पेस मैच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो MIQ पार्ट 3 हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर की। चलिए ठीक है, अब जरा आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। मैंने हमेशा कहा है, जब भी आपके सामने सवाल आता है ना, तो डेटा को अलग से निकाल के रख लिया करो, क्योंकि वो काम आने वाला है। हमेशा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जो हमारी अप्रोच हम फॉलो करवाते हैं वो होता है GC और T अप्रोच। GC और T अप्रोच। ठीक है, G का मतलब क्या होता है, गिवन डेटा जो भी है वो जरा तुरंत से पहले लिख लिया जाए। उसके बाद अगर सवाल हल्का सा भी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, अगर सवाल हल्का सा भी घूम करके आ रहा होगा, तो उसमें जरूर एक बात होगी, उसके अंदर कंडीशन छुपी होगी। क्या छुपी होगी? कंडीशन छुपी होगी। और उसके बाद आता है टू फाइंड। इसका मतलब जो चीज इवैल्यूएट करनी है, जो चीज फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सवाल के अंदर गिवन होगा ना। तो इसलिए आप एक बार गिवन लिख लिया करिए, कंडीशन को समझ लिया करिए, और उसके बाद फिर आप टू फाइंड वाले पॉइंट पे जाया करिए। ठीक है, तो ये कहानी होती है। अब वर्क पावर एनर्जी में ये जो सवाल है, इसका आप जरा एंडिंग स्टेटमेंट पढ़िए। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, मतलब सवाल में क्या पूछा हुआ है? सवाल में क्या पूछा हुआ है? वर्क डन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? वर्क डन। तो आपके दिमाग में सारे के सारे जो वर्क से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो एक साथ दौड़ लगानी चाहिए। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा ना, तो होने क्या वाला है कि जब ये क्वेश्चन वर्क के बारे में पूछेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारा डेटा होगा कि हाँ ठीक है, अगर फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो यहां से निकाल देंगे। अगर पावर गिवन है, टाइम गिवन है, तो यहां से निकाल देंगे। तो वो चीजें रिलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले आना चाहिए ना। तो एक बार जरा फॉर्मूले पे हम एक बार जरा तेज रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा काम जरा आसान हो जाता है। ठीक है, जब कोई आपसे वर्क की बात करता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। शानदार सा पेन ले लेते हैं, पहले तो कलर सही कर लेते हैं। देखिए, जब कोई आपसे पूछता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे गौर करिए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, W इज इक्वल टू फोर्स का F लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए S लिख लिया, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब मैंने इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन क्यों करा है? डॉट मल्टीप्लिकेशन इसलिए करा है बिकॉज वर्क जो होता है ना, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आया आपको समझ? अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, वर्क जो है वो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अब ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो एक बात बट श्योर हो गई है कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? डॉट मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। इसलिए मैंने लिखा है वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जिसको थोड़ी सी भी परेशानी होती है डॉट और क्रॉस को समझने में, तो मैं उनके लिए यहां पे बता देता हूं कि अगर आप डॉट की बात कर रहे हैं, अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो इसको प्यार से स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए डॉट बी, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करते हैं ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, और बगल में आ जाता है कॉस थीटा। बगल में क्या आ जाता है? कॉस थीटा। जब भी कोई आपसे पूछे कि थीटा किसके बीच का एंगल है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, डॉट की बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। जब क्रॉस की बात करेंगे, इसको हम प्यार से वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये काफी लोग को डाउट रह जाता है इस चीज का, जो बाद में आपके क्वेश्चंस खराब कर देता है। ठीक है, तो उससे बच के चलना है हमको। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? अगर ए वेक्टर है, इसका हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। एक सेकेंड, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा।
इस बात पे जरा गौर करिएगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, ठीक है। और थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा कौन सा एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और जब दो वेक्टर्स का आप क्रॉस निकालते हैं तो आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है इतना, इतनी बात समझ में आ गई है। दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी एंड दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जब वर्क की बात करा जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको एक हल्का सा डायग्राम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है हमारे पास, ठीक है। यहां पर एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, इस बॉडी पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इस बॉडी पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, और जब हमने फोर्स अप्लाई करा तो बॉडी में आने वाला है डिस्प्लेसमेंट। बॉडी में क्या आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी डिस्प्लेस होते 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 बॉडी कुछ समय के बाद हमको फिर यहां दिखाई देने वाली है। बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद कुछ समय के बाद हमको बॉडी यहां पर दिखाई देने वाली है। तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा गया है वो एस के बराबर है, और ये जो फोर्स अप्लाई करा गया था वो एफ के बराबर था। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, और वही थीटा मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। कैसे यूज करने वाला हूं, वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एफ डॉट एस, और जरा आप इसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा उस डॉट वाले फॉर्मूले के साथ, ठीक है। अगर ए डॉट बी होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस कॉस थीटा। अब यहां पर अगर वर्क है एफ एस के बराबर, एफ डॉट एस के बराबर, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। आई आपको ये बात समझ। तो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ का मतलब फोर्स होता है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और थीटा कौन सा एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वर्क का प्राइमरी फॉर्मूला, ये वर्क का प्राइमरी फॉर्मूला है। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और वर्क की यूनिट क्या होती है आपको बता के रखा है, जूल्स होती है। क्या होती है, जूल्स होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जल्दी नोट भी कर लीजिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले पे आपको जान लगा के रखनी है, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट। चलें इसको जरा क्लियर करते हैं। अब आते हैं वर्क के एक और फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। अब वर्क का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो पावर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, पावर से कनेक्टेड है। अगर आपसे कोई पावर पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय द पावर, या व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर या पावर जो होता है ना, उसको डिफाइन करा जाता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। अब जमाने भर में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है रेट और दूसरा होता है ग्रेडियंट, ठीक है। अगर कोई आपसे रेट पूछता है, ठीक है, अगर कोई आपसे बोलता है कि x का रेट क्या होगा, इसका मतलब x बाई टी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, x बाई टी, जहां पर t क्या होता है, टाइम होता है। तो किसी भी चीज का अगर आपको रेट निकालना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है टाइम से, और अगर आपको किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालना है, अगर सवाल में गिवन है कि ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ से, इट बिकम्स ग्रेडियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, कई बार क्या होता है ना कि सवाल जरूरी नहीं है, अगर वर्क पावर एनर्जी का सवाल है तो उसमें सिर्फ वही वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जो आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं, ठीक है। कई बार फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जहां पे चैप्टर तो वर्क पावर एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, वो कोई बहुत ही पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जैसे कि रेट, जैसे कि ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपने पूरा वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको रेट के बारे में जानकारी नहीं है और ग्रेडियंट के बारे में जानकारी नहीं है, और गलती से अगर कोई सवाल ऐसा आ गया जहां पे इन दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ रहा होगा, तो वो सवाल आपसे फिर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं देके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व पहले ही कर देता हूं, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि यार इस सवाल में कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है, तो मैं इन चीजों को पहले से ही आपको बता के रख देता हूं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो आई गेस आप इसको नोट कर रहे होंगे, और फिर अब आगे बढ़ते हैं। पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पावर का फॉर्मूला बताया मैंने वर्क अपॉन टाइम। क्या बताया, वर्क अपॉन टाइम। अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डीप में और देख लिया जाए, ठीक है। पावर को मैंने बोल दिया है वर्क अपॉन टाइम, तो अगर मैं इसको लिखूं, 2 मिनट, अगर हम इसको ऐसे लिखें, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यहां पे कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब छोटी सी बात मैं और कर देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर टाइम की बात की जाए, टाइम को हम टी से करते हैं रिप्रेजेंट। अगर मैंने बॉडी को मूव करने के लिए कम टाइम दिया है, तो मैं इसको टी नहीं यूज करूंगा, मैं यहां पर डी टी यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, डी टी। अगर कम टाइम दिया है किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए, तो वर्क भी तो कम ही होगा ना।
कम समय में कम काम, ज्यादा समय में ज्यादा काम। तो अगर टाइम हमने कम दिया है dt, तो वर्क भी कम होगा dw। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए, और अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको ये चीज पक्का क्लियर होगी कि अगर w है इसका मतलब वर्क है, और dw है इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है। चलिए अब जरा इस फॉर्मूले को खोलते हैं। ये चल रहा है डिफरेंशिएशन, और W का मतलब क्या होता है? वर्क हम निकाल चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा था ना। अब इसको अपन ऐसे भी तो मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी मेरे पास यहां पर है ना। यूजुअली होता क्या है कि अगर मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव करते करते कुछ समय के बाद बॉडी मुझे यहां पर दिखाई दे सकती है, करेक्ट। तो यहां इन दोनों चीजों में खास बात क्या है पता है? कि फोर्स भी राइट हैंड साइड में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कायदे से राइट हैंड साइड में ही हो रहा है। आप जानते हैं जब वर्क का हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो वहां पर जो थीटा होता है वो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। यहां पर कोई अगर आपसे पूछ ले कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप थीटा की वैल्यू क्या कोट करने वाले हैं? 0 कोट करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और जैसे कॉस 0 की बात की जाए, जिसको पता है उसको पता है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। नाउ ग्रेट जॉब। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर होता है वर्क का डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एफ को इनटू एस, ठीक है। अब जरा देखिए, फोर्स तो आपने कांस्टेंट ही अप्लाई करा है, ठीक है। देखिए फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस भी होते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस भी होते हैं। यहां पर हम ऐसा मान लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करा है, जो कि जनरल परसेप्शन होता है कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करा है, ठीक है। तो अगर हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करा है, एफ आ जाएगा बाहर, और अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर कौन फंसेगा? ये फंसेगी एस। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पे अगर आप अटक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके कैलकुलस के बेसिक जो है वो थोड़े ढीले हैं। तो आपके कैलकुलस का बेसिक जो है वो हम यहां पे हल्का सा क्लियर कर देते हैं आपके लिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट एस से करेंगे रिप्रेजेंट, वेलोसिटी वी से करेंगे रिप्रेजेंट, एक्सेलरेशन ए से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जल्दी बताओ, जल्दी सोच के बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसके बाद फिर बताना वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आई गेस सोच लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। सुनिए, डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दो बेसिक कैलकुलस के फंडे होते हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसको ना हल्का समय आपके लिए कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पार्ट एक साथ लेकर के आता हूं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिल गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे? अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो आपको वेलोसिटी मिला। अब अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो फिलहाल के लिए हमें अभी ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है ना वो काम आने वाला है। अब वो कैसे काम आने वाला है जरा देखिए। यहां पे पावर इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स को रहने देना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सिंबल है इंपॉर्टेंट का, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अगर वर्क के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं आपको दो फॉर्मूले बता चुका हूं। एक था एफ एस कॉस थीटा, और यहां से अगर आप वर्क निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम भी तो हो जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले वर्क के आ चुके हैं, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तरीके से तो इसको नोट कर लेना, चलते फिरते इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिखते हुए चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी तो सवाल में मजा आएगा, ठीक है। ये आई गेस आपका काम हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं फटाफट हमारे सवाल के ऊपर। चले देखिए, A body of mass 5 kg is placed at the origin, मतलब कुछ कार्टेशियन तो बनेगा, कुछ कार्टेशियन तो बनेगा। कार्टेशियन का मतलब वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ तो बनेगा। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो एक बॉडी थी उसको प्लेस कर दिया है ओरिजिन के ऊपर।
तो ये रहा ओरिजिन और यहां पर बॉडी को प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। बॉडी का मास कितना है, 5 kg है, इसको हम नोट कर लेंगे। मैं सवाल में हमेशा ऐसे गोले लगा देता हूं ताकि मैं आपको जो की फीचर्स हैं सवाल के वो एक बार ब्रॉडन करके दिखा दूं कि भैया मास गिवन है 5 kg, ठीक है। इस प्लेस्ड एट द ओरिजिन, वो मैंने प्लेस कर दिया। एंड द बॉडी कैन मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, बॉडी कहां मूव करेगी, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, ये एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। A force of 10 Newton is acting in a direction making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree, मतलब इस बॉडी पर जो फोर्स काम कर रहा है, इस बॉडी पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स काम कर रहा है ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितना एंगल, 60 डिग्री। with the x axis, great job, displaces it along the x axis by a displacement कितना देके रखा है, 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट देके रखा हुआ है 4 मीटर्स। द वर्क डन बाय द फोर्सेस, कुछ नहीं है, वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो पहले जब सवाल हम सॉल्व करेंगे ना, एक सवाल एक बार सुनते हुए चलना, क्वेश्चन लिख लेना और ऐसे इसको ब्रॉडन कर देना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सवाल का जो की फीचर है वो क्या है, ठीक है। अब जरा तुम्हारे लिए इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहां से हटाता हूं। सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या था, गिवन, कंडीशन, देन टू फाइंड, ठीक है। तो पहले गिवन पे फोकस करिए, फिर कंडीशन पे जाइए, उसके बाद क्या निकालना है वो तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं अब कार्यक्रम अपना। ओके, पहले गिवन देख लेते हैं। मास कितना है, 5 kg। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें गिवन होती हैं बट वो इवेंचुअली काम में आती नहीं है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है, तो वो तो सवाल में कूदने के बाद ही समझ में आता है, ठीक है। is placed at the origin वगैरह वगैरह। a force of 10 न्यूटन, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। जल्दी मुझसे पहले सवाल सॉल्व करना। is acting on it in a direction making an angle of 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। विद द एक्स एक्सिस, हाँ हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहा है, 4 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, एस कितना आ रहा है हमारे पास, 4 मीटर का आ रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, क्या पूछा है, अब वर्क पूछा है, क्या पूछा है, वर्क पूछा है। तो जब वर्क पूछा हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए वर्क का आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर आपने बताया था अभी कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। मैंने बोला हाँ बढ़िया, बिल्कुल बोला था मैंने कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, सही कहा था। तो अब आप कह सकते हैं कि सर यहां से एक काम करवाते हैं, वर्क निकालना है तो पावर इंटू टाइम कर लेते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला गलत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिकॉज ये फॉर्मूला यहां से आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सही हैं, लेकिन क्या ये फॉर्मूले यहां पर एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, क्यों नहीं एप्लीकेबल है, ये सोचने वाली बात है। कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर फॉर्मूले तो हमको बहुत सारे आते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करना है वो हमें कैसे याद रहेगा। इसके लिए एक चीज दिमाग में डाल लो, अगर पूछा नहीं है, गिवन नहीं है, मतलब काम का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी सवाल में गिवन नहीं है और अगर वो पूछी भी नहीं हुई है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है। जैसे कि इस पूरे सवाल में, एक बार इस सवाल को एक तरफा देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे सवाल में पावर गिवन नहीं है, पूरे सवाल में पावर गिवन नहीं है। क्या पावर पूछा है, नहीं, पावर पूछा भी नहीं है। तो क्या पावर काम का होगा, नहीं, पावर काम का भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, तो काम का भी नहीं होगा, ठीक है। हो गई इसकी साफ सफाई। अब हम आ रहे हैं वर्क निकालने पर। तो वर्क का हमको जो फॉर्मूला याद है वो आपको पता होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब जरा गौर करिए, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, फोर्स गिवन है हमारे पास 10 न्यूटन, तो फोर्स को हम पुट करेंगे 10 न्यूटन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है 4, डिस्प्लेसमेंट को हम पुट कर देंगे 4। उसके बाद थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री, तो हम पुट कर देंगे कॉस 60 डिग्री, सही बात है। तो वर्क कितना हो जाएगा, 10 4 40, और जिसको पता है उसको पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, इट्स 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40/2 जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इवेंचुअली 20 जूल्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 जूल्स हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। और यहां पे ऑप्शन कौन सा है, फिर ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या आपको ये वाला पूरा प्रोसेस, पूरा अप्रोच समझ में आ गया।
अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, इसको नोट करते हुए चलिएगा और कमेंट में आप मुझे अपनी परेशानियां भी बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि हम और हमारी टीम कमेंट्स को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपका हर कमेंट जो काम का होता है, जो आपकी परेशानियां दर्शाता है, उसको हम अपने फीडबैक के तौर पर लेते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करते हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इससे आगे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन तो डन हो गया है, अब आ गए हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हल्का सा कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि वेक्टर्स का यूज करना पड़ सकता है। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा, अब हमें कैसे पता? ये सवाल में पहला जो लाइन में लिखा हुआ है वो एक वेक्टर नोटेशन है। क्या है? वेक्टर नोटेशन। आई कैप है, जे कैप है, फिर के कैप यहां पर मौजूद नहीं है, जीरो के कैप रहा होगा इसलिए, ठीक है। तो यहां पर फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, मतलब पहले पार्टिकल वाज एट ओरिजिन और वहां से डिस्प्लेस करके पार्टिकल कहां पहुंच गया? 2i कैप माइनस 1j कैप पे। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब दो चीजों का डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं मैं आपको वो भी करवाते हुए चलूंगा। एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, लेक्चर का ड्यूरेशन हल्का सा लंबा आपको लग सकता है, बट वो इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहां पर हम जो बेसिक होते हैं ना सारे के सारे वो कवर करते हुए चलते हैं, इसलिए आपको लेक्चर का ड्यूरेशन हल्का सा लंबा लग सकता है। तो मैंने क्या बताया, इस सवाल के अंदर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर आई कैप क्या होता है, सर जे कैप क्या होता है, सर के कैप क्या होता है, इससे कब कहां कैसे यूज करते हैं, ये सारी परेशानियां सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करेंगे अब बेसिक्स ऑफ डॉट, ठीक है। पहले तो पहली फुर्सत में दिमाग में एक बात डाल लेना, आई कैप कहते हैं इसको, जे कैप कहते हैं इसको, और इसे कहा जाता है के कैप, ठीक है। आई कैप जो होता है ना, यह आपको दरअसल डायरेक्शन दर्शाता है अलोंग द एक्स एक्सिस। आई कैप क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप जो होता है वो डायरेक्शन बताता है अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप आपको पता होगा, यह आपको जो के कैप दिख रहा है वो डायरेक्शन बताता है अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। अब इन तीन चीजों को हम फोर्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है देखने का। इसको देखना अच्छे से, जैसे मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है और हमारे पास एक बॉडी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, इसका मास कुछ भी हो सकता है, हालांकि मुझे अभी इसके मास की नहीं पड़ी है, ठीक है। अब आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स के अंदर, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो एक्सिस है दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस जो है ना वो इस बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है, ठीक है। मतलब आपकी तरफ जो आ रही है दैट इज द जेड एक्सिस। तो पिकासो टाइप इसको बनाते हैं हम, ये रहा आपके पास जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आई कैप यूज कर सकते हैं, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप यूज कर सकते हैं, और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप के कैप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? के कैप, ठीक है। अब जरा गौर करिए, इन चीजों को मैं फोर्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करने वाला हूं, ये बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। देखना है इसको बहुत तरीके से, देखो इससे क्या होता है पता है, एक बार परसेप्शन सेट हो गया ना आपके दिमाग में, तो उसके बाद चीजें आपको एकदम स्मूथ लगने वाली हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई कर दिया है 10 न्यूटन का, एक्स एक्सिस पे अप्लाई करा है, दिमाग चलाते हुए चलना, और यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है 50 न्यूटन का, ठीक है। चलो मानो मैंने जेड पे फोर्स अप्लाई नहीं करा, मैंने जेड पे फोर्स अप्लाई नहीं करा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बड़ा सिंपल सा काम होता है, एक्स पे कितना फोर्स काम कर रहा है? 10 न्यूटन, तो आप लिख देंगे सर 10 का फोर्स काम कर रहा है, एक्स पे काम कर रहा है, तो आई कैप क्या यूज करना? आई कैप क्यों यूज करना है? बिकॉज मैं यहां बता चुका था, इन्हें कहा जाता है यूनिट वेक्टर्स, ये आपको डायरेक्शन सेंस देते हैं। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, के कैप का मतलब जेड एक्सिस। चलो ठीक है, क्या ये खत्म हुआ? नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक और फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन का, और ये कहां पे काम कर रहा है? वाई पे काम कर रहा है, 50 जे कैप हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ग्रेट जॉब, ठीक है, आ गई होगी, जल्दी इसको नोट कर लेना। अब आपको दिखाते हैं डॉट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। देखिए, अगर कोई आपसे पूछ रहा है आई डॉट आई क्या होगा, या कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि जे डॉट जे क्या होगा, या कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि के डॉट के क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सबका? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। अति महत्वपूर्ण चीज ये जान है डॉट मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है।
अति इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डॉट मल्टीप्लीकेशन। अब आपका सवाल आ सकता है सर इसके अलावा कुछ पूछ लिया तो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? आई डॉट जे पूछ सकते हैं, जे डॉट के पूछ सकते हैं, के डॉट आई पूछ सकते हैं। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसका उल्टा मतलब आई डॉट के पूछ सकते हैं, के डॉट जे पूछ सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात? जे डॉट आई पूछ सकते हैं। तो अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? 2 मिनट के लिए जरा उस पर ध्यान देना। देखो, अगर कोई आपसे आई डॉट आई पूछता है तो आप कैसे करते हैं आपको पता ही है। अगर ए डॉट बी पूछा होता, ए का मॉड्यूलस, बी का मॉड्यूलस, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आई डॉट आई पूछा हुआ है तो आई का मॉड्यूलस, फिर से आई का मॉड्यूलस, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एक्स एक्सिस में और एक्स एक्सिस में कितना एंगल होता है? 0 ना। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इनका नाम क्या रखा था? यूनिट वेक्टर, क्योंकि इनकी वैल्यू जब निकाली जाती है तो वो यूनिट ही आती है, मतलब 1 आती है। तो आई डॉट आई का आंसर क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली जे डॉट जे 1, सिमिलरली के डॉट के 1। इसके अलावा अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आई डॉट जे का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आई का मॉड्यूलस बाकायदे से आएगा, जे का मॉड्यूलस बाकायदे से आएगा, फिर आता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इट इज कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसलिए इसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशंस है दिस गिव आंसर एज 0, ठीक है। तो ये होता है आपके पास बेसिक फंडा पूरा का पूरा डॉट मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये हो चुका है पूरा का पूरा फंडा, है ना। अब जरा देखते हैं इस बात को हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं हमारे अगले आने वाले क्वेश्चन के अंदर। इन बातों का ध्यान रखिएगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। इसके अलावा कुछ अगर मिलेगा भी तो आंसर 0 ही है ना। आ गया होगा आपको समझ? चलें ठीक है, अब जरा आएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस सवाल में तो ऐसी कोई खास जान है भी नहीं, है ना। फोर्स की वैल्यू गिवन है, जब तक मैं इसमें ब्रॉडन करूंगा उतने में तो आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन, मतलब पार्टिकल पहले कहां मौजूद था? ओरिजिन पे मौजूद था, उसके बाद कहां चला गया? ये पर्टिकुलर पॉइंट पे चला गया, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो ना, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो कि यार बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप ये करा करो, फाइनली पार्टिकल कहां पहुंच गया उसको बोल देंगे R2 वेक्टर, उसमें से माइनस कर दिया करो कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, उसको बोलेंगे R1 वेक्टर। आया आपको समझ? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमेशा आपको यह करना चाहिए R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। R2 का मतलब फाइनल पोजीशन, R1 का मतलब इनिशियल पोजीशन। आया समझ? चलिए ठीक है, अब सवाल पे सीधे कूद जाएंगे, खत्म करेंगे। फोर्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए कि फोर्स कितना गिवन है, उसी से तो काम बनेगा। कितना है? 5 + 3 मतलब 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ग्रेट जॉब। ये फोर्स हमको गिवन था, हमने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट दिस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट क्या रहा होगा, पता है ना आपको? इनिशियल पॉइंट क्या रहा होगा? ओरिजिन। सवाल में गिवन है इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब एक्स पर क्या है? 0 आई कैप, और वाई पर क्या है? 0 मतलब 0 जे कैप, ठीक है। ये हमारे पास R1 हो गया, और उसके बाद पार्टिकल को डिस्प्लेस करके हम कहां तक ले गए थे? हम उसको R2 तक ले गए थे, मतलब अगले वाले पॉइंट तक ले गए थे। तो ये जो गिवन है, अब सवाल वाले तुमको थोड़ी ना R1 R2 दे के रखेंगे, ठीक है। ये तो खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पार्टिकल फाइनली कहां पहुंच चुका है? जहां पहुंच चुका है वो लिखा हुआ है आपके सामने, 2i - 1 जे कैप। जरूरी नहीं है कि 1 लिखा जाए, कभी कभी सीधे माइनस जे कैप भी लिख देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, 1 है वाई पे, ठीक है। वाई क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। आई है, जे है, बढ़िया। ओके, अब क्या निकालना है? एक बात समझो, वर्क निकालना है। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। जब वर्क निकालना होता है ना तो हमको करना पड़ता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा अप्लाई क्यों नहीं करा? तो मैं कह दूंगा अगर सवाल में कोई चीज गिवन नहीं है, पूछी नहीं है, मतलब काम की नहीं है। इस पूरे सवाल में थीटा गिवन नहीं है, थीटा पूछा भी नहीं है, मतलब थीटा काम का नहीं है। तो बस एस निकालना है। अब एस कैसे निकालना है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको करना पड़ता है R2 वेक्टर माइनस करना पड़ता है R1 वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है? ये लिखा है 2i - 1 जे कैप। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर क्या है?
0 आई कैप और 0 जे कैप। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2i माइनस 0i मतलब 2i बचा, माइनस 1j, कुछ नहीं करा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1j। ये हमारे पास क्या आ चुका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण सी आ चुकी हैं। गिवन था फोर्स पहले से ही, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने निकाल लिया अभी फुर्सत में। अब क्या करना है आपको, आपको बस सीधे वर्क निकालना है। वर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख के रखा हुआ है, बस उसे ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 5-3। 5-3 बोलने का मतलब वही हो गया कि 5i कैप प्लस 3j कैप इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जस्ट निकाला है 2i माइनस 1j, 2i माइनस 1j। अब इसमें जब आपको डॉट मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस i वाले को i से मल्टीप्लाई करिए, j वाले को j से मल्टीप्लाई करिए, बिकॉज हम जानते हैं अगर हम इसके अलावा अगर i डॉट j करेंगे तो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो बस i वाले को i वाले से करो, j वाले को j से करो, काम तुम्हारा खत्म है। 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और i डॉट i क्या होता है 1 होता है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 3 इज 7 जूल्स। तो आपका आंसर कितना आ गया है, आपका आंसर आ गया है 7 जूल्स। आपका आंसर कितना आ गया है 7 जूल्स। ऑप्शन में जरा चेक करिए, ऑप्शन में 7 जूल, हाँ देखो -7 देके रखा है, मत करना, दिमाग लगाओ, वो -7 है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको समझ में आ गया ये पूरा? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत तरीके से एक्सप्लेनेटरी वे में लिख करके रखा हुआ है इसको, तो बहुत तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करना, तभी इसमें काम आगे बहुत सही से हो पाएगा। ठीक है, आई गेस नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, और जरा ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा भी था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पर अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो कि आपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हो या चलो पुरानी क्लास में भी पढ़ा हो, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार ब्रश अप यहां पे करवा दूंगा, ताकि आपको इस सवाल को सॉल्व करने के टाइम पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आई गेस समझ गए होंगे आप। अब जरा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगला सवाल आ गया है फोर्स के ऊपर। ये अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी। यहां पे लाइंस के बीच में पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, मैं आपको जरा उसकी हल्की सी झलक बता देता हूं। ठीक है, आपने कभी ये सुना हुआ है कि अगर कभी डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट का, जल्दी बताओ आंसर क्या होता है? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे आंसर क्या आता है, जल्दी बताओ? 0 आता है। क्या आता है? 0। क्यों? बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना। क्या निकालना? रेट ऑफ चेंज निकालना। तो अगर आप कभी भी किसी भी कांस्टेंट चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब आपको पता होगा एक चीज, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर सवाल में गिवन है कि समहाउ द बॉडी इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सवाल में क्या गिवन है कि समहाउ द बॉडी इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कायदे से एक बात दिमाग में डाल लो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो कहलाता है एक्सेलरेशन। मैंने बोला हाँ बढ़िया, तो अगर एक्सेलरेशन कहलाता है तो अब ये बोलो कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, विच इवेंचुअली मीन्स कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पक्का? इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका प्री रिक्विजिट है, मतलब सवाल को सॉल्व करने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ चीजें यहां आपके सामने लिख करके रख दी गई हैं। फटाफट इसको नोट कर लो और फिर हम कूदते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर। ठीक है, आई गेस नोट कर लिया होगा। चलें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू मेरे को दिख रही है 5 न्यूटन है। मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, मतलब जो वेलोसिटी मेंटेन करके रखी गई है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, बॉडी का मास वास गिवन है, स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस। अब मैं आपको बताता हूं इसमें लोग गलती कौन सी करते हैं।
मेरे लेक्चर्स में आपको ये बात खास समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ना जो गलतियां बच्चे कर सकते हैं मैं उनकी भी डिस्कशन कर लेता हूं, और जो पॉसिबल फॉर्मूले का बेसिक होता है मैं उसकी भी डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, अब जरा गौर करिए, कई लोग सोचते हैं कि अच्छा फोर्स है 5 न्यूटन और अच्छा बॉडी का मास है 10 केजी, तो कुछ लोग बहुत फुर्ती में ऐसा कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है फोर्स कितना है, जल्दी जल्दी करो 5 न्यूटन, अच्छा मास कितना है, जल्दी जल्दी करो 10 केजी। और वो सोचते हैं जब फोर्स आ गया है, मास आ गया है, तो क्या बचा है, एक्सेलरेशन बचा है। तो उनको दिमाग में चमकता है कि अच्छा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5, एक्सेलरेशन की सॉरी मास की वैल्यू कितनी है 10, जल्दी सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 0.5 मतलब हाफ। ठीक है, हाफ और एक्सेलरेशन निकाला है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो सोचते रहते हैं कि ठीक है एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब इसे कहां पुट करेंगे, सवाल में मौका ही नहीं आएगा आपको एक्सेलरेशन पुट करने का। कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जहां पे आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन, गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला भी आपने सही अप्लाई करा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक बात मिस कर दी कि द बॉडी वॉज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द बॉडी वॉज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो कायदे से एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए था। आया आपको समझ की नहीं आया? तो आपको वही मैंने कहा था कि सेंटेंसेस के बीच में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, आप समझ गए इस बात को? चलें ठीक है, अब जरा वापस से सवाल का एकदम बेसिक से लेकर के चलते हैं। तो क्या गिवन है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ग्रेट जॉब, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इन डेटा को लिख लेते हैं। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, जल्दी करते हैं। फोर्स है, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, दिख रहा होगा आपको, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। लेकिन एक बात समझना है, सिंस द वेलोसिटी इज गिवन कांस्टेंट, सिंस सवाल में गिवन है कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है ना वो, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हम कितना लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, बिकॉज मैंने बता दिया था एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मतलब बॉडी का मास कितना हो गया है 10 kg हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस, रफ सरफेस है ना, मतलब इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि ये प्रैक्टिकल केस लिया जा रहा है, बिकॉज जब सवाल आइडियल केस की बात करता है ना तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस वर्ड आने का मतलब ये कि आइडियल जा रहा है केस, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसा होता नहीं है, मतलब फ्रिक्शन थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट, टाइम कितना देके रखा है 1 मिनट, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, नहीं, क्यों, बिकॉज टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, सेकेंड्स होती है। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, अब आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, तो आपको पता होता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर करिए, सवाल में क्या फोर्स निकालना पड़ेगा या गिवन है, तो सवाल में फोर्स हमको पहले से ही गिवन है, कितना गिवन है 5 न्यूटन, बस जरा पुट कर दीजिए 5 न्यूटन। अब कुछ लोग सोचेंगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए जरा ध्यान देना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे टाइम गिवन है, क्या गिवन है, यहां पे टाइम गिवन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को खोलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो आप जानते हैं एक चीज के बारे में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपको याद नहीं आ रहा है मैं आपके लिए फट से यहाँ पे इक्वेशंस लिख देता हूं मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस हैं। अब इनमें से हम कौन सी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं उस पर जरा गौर करिए। हम इक्वेशन सेकेंड को यूज करेंगे, किसको यूज करने वाले हैं हम, सेकेंड को, क्यों, थर्ड वाली में टाइम नहीं है ना, और हमारे क्वेश्चन में टाइम गिवन है, मतलब पुट तो हमको करना पड़ेगा टाइम। तो यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, अच्छा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब 5 हो गया, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती तो मैं बोलता कि हाँ u कुछ और होगा, इनिशियली कुछ और होगा और फाइनली कुछ और हो गया होगा, बट सवाल में क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। कैसे पता मुझे कि चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि सवाल में गिवन है, सवाल में हमने फिगर आउट कर लिया है कि एक्सेलरेशन 0 है, कितना एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो 2 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी आपकी रहेगी। और गलती मत करना, टाइम कितना है, टाइम 1 मत लेना, टाइम लेना 60 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस हाफ,
और एक्सेलरेशन कितना हो चुका है 0, बिकॉज द बॉडी वॉज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना हो चुका है 0, जिसके लिहाज से इसको आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 120 दैट इज 600। ठीक है, और आप क्या निकाल रहे हैं, आप दरअसल वर्क निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, आप वर्क निकाल रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया 600 जूल्स आ गया, बिकॉज वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी देखिए, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? आपका आंसर कितना आ चुका है 600 जूल्स आ चुका है, और 600 जूल ये रहा। डन। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आपको ये पूरा फंडा, पूरा अप्रोच समझ में आ रहा है? आ गया है, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी परेशानी आपको रह जाती है कमेंट सेक्शन में बकायदा लिख करके भेजो, हम सब चेक करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको समझ। ठीक है, अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर यहां पे आपने कॉस थीटा अप्लाई क्यों नहीं करा, यहां पर आपने कॉस थीटा अप्लाई क्यों नहीं करा था? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था, एंगल कितना हो गया 0, और अगर कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 600 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपका डन हो गया है। इसमें जो बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया था, बस ऐसे का ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये आपका डन हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, अब अगला वाला सवाल जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, कभी कभी सरफेस में फ्रिक्शन होता भी है। अगर फ्रिक्शन की बाकायदे से बात की जा रही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे करके बात की जा रही है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, जहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं सब करवाते हुए चलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब जरा सवाल पढ़ लेते हैं। अ बॉक्स ऑफ मास 1 kg, बहुत बढ़िया, एक 1 kg का बॉक्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसको पुल करा गया है, जिस प्लेन की लेंथ कितनी है 1 मीटर, और जो फोर्स हमने अप्लाई करा है दैट फोर्स वाज 8 न्यूटन। बढ़िया, चलेगा आपको इतना। देन इट इज रेज्ड वर्टिकली टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। नाउ द नेट वर्क डन इज, आपको अब यहां पे निकालना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट वर्क डन। ठीक है, अब इस सवाल का ना अप्रोच जरा समझना, एक बार सवाल को पढ़ो अच्छे से, कायदे से, तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बन रही है इस सवाल को लेकर के, वो जरा पेपर पे, कॉपी पे ड्रॉ करो, और उसके बाद फिर मेरी अप्रोच चेक करना, और फिर हम चेक करते हैं कि हम दोनों की अप्रोच में कितनी सिमिलैरिटी है या कितने डिफरेंसेस है। ठीक है, आपने सवाल पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक है, अप्रोच भी आपने लगा ली होगी। अब मैं इसको जरा सॉल्व करना शुरू करता हूं। चले, ठीक है, शुरू करेंगे कार्यक्रम। अ बॉक्स ऑफ मास 1 kg, ठीक है, 1 kg का मास है, इज पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ लेंथ 1 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। ठीक है, अब जरा गौर करो अच्छे से। ये मान लिया मैंने एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ठीक है, यहां पर एक बॉडी ले लेते हैं, ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को हमने 1 मीटर तक, लेट्स सपोज यहां तक, ठीक है, हमने इस बॉडी को 1 मीटर तक यहां पे पुल करा। ठीक है, और उसके बाद पुल करने के बाद नाउ इट इज रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। अब पुल करने के बाद फिर हम इसको वर्टिकली अपवर्ड्स ले गए अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। तो सवाल के हिसाब से एक बात तो डन है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये है 1 मीटर, और ये जिस हाइट तक मैं लेकर के चला गया हूं उसको, ये हाइट कितनी है 2 मीटर। आगे आपको समझ। ठीक है, अब यहां पे पूछा हुआ है कि नाउ व्हाट इज द नेट वर्क डन, कितना नेट वर्क करना पड़ा होगा आपको। तो पहले एक काम करते हैं, नामकरण यहां पे करना मेरे को बहुत जरूरी लग रहा है। ठीक है, तो इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देते हैं, और जहां पे कहानी एंड होती है ना, ये अब क्या हैबिट में मेरी, जहां पे कहानी एंड होती है उसका नाम मैं जेड रख देता हूं। ठीक है, तो कहानी की स्टार्टिंग कहां से करी, ए से करी, और कहानी की एंडिंग कहां पे करी, जेड पे। कल को तुम ये मत बोल देना सर ए के बाद बी, बी के बाद जेड कैसे आ गया, अरे वो मैंने ऐसा बना के रखा है, कहानी जहां पे एंड हो रही है वो जेड है, कहानी जहां स्टार्ट हो रही है वो ए है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो पहले ए से बी का वर्क निकाल लेते हैं, फिर बी से जेड का वर्क निकाल लेंगे, वो हमारा नेट वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट वर्क, व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा, कितना वर्क करा ए से बी तक प्लस कितना वर्क करा बी से जेड तक, इसको ऐड कर देना, आपका आंसर, नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच हैज टू बी फॉलोड थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा देखते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं ए बी, फिर निकाल लेंगे बी टू जेड। अब जरा ए से बी में क्या हो रहा है देखो,
ए से बी में पहले बॉडी का मास कितना है 1 kg है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बॉडी का मास कितना है 1 kg है, ठीक है। और ए से बी तक लेके जाने के लिए फोर्स कितना अप्लाई करा है 8 न्यूटन, लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर, और ए से बी तक लेके जाने के लिए फोर्स कितना अप्लाई करा है 8 न्यूटन का। तो कितना वर्क करना पड़ा होगा वो देख लेते हैं। देखो WAB ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा देखना कितना फोर्स अप्लाई करा है, कितना फोर्स अप्लाई करा है 8 न्यूटन, कितना फोर्स अप्लाई करा है 8 न्यूटन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक कितना हुआ है, सिर्फ 1 मीटर हुआ है, कितना हुआ है 1 मीटर हुआ है। अब जरा गौर करिए, फोर्स कहां अप्लाई करा था इस तरफ, फोर्स कहां अप्लाई करा था इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है इस तरफ ही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो कायदे से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना एंगल आ जाएगा 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 1 8, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 जूल्स। आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 जूल्स। कहां तक का आंसर आया है, ए से बी तक का आंसर आया है, ठीक है। अब ये WAB आ चुका है आपका, क्या आ चुका है WAB, ए से बी तक का वर्क आपका आ चुका है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको फिर बी से जेड का भी तो वर्क निकालना है। क्या निकालना है, बी से जेड का वर्क। तो अब निकाल लेते हैं, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू जेड। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर करिएगा इस बात पे जब मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो फोर्स कहां अप्लाई करा मैंने, ऊपर की तरफ अप्लाई करा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है बॉडी का, बकायदा ऊपर की तरफ ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गए, तो कितना एंगल आ जाएगा 0। बट सवाल यहां पर यह है कि मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी है यहां पे, ठीक है, इस बॉडी का मास m के बराबर है, इस बॉडी का मास कितना है m के बराबर है, तो इसका वेट कितना होगा mg के बराबर। वेट कितना होगा इसका mg के बराबर, ठीक है। अब इस बॉडी का वेट है mg, अगर मैं इसको ऊपर पुल अप करना चाहूंगा तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम जितना इस बॉडी का वेट है उतना फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आपको जब फोर्स निकालना पड़ेगा किसी बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए, तो आप फोर्स कितना लेंगे mg, कितना लेंगे फोर्स mg, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जितनी हाइट तक आप लेके चले गए, यहां पे आप इसे कितनी हाइट तक लेकर के गए हैं 2 मीटर, ठीक है। तो मैं यहां पे अभी h लिख देता हूं, उसके बाद cos थीटा आता है, उसके बाद क्या आता है cos थीटा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स कहां अप्लाई करा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है ऊपर, तो कितना एंगल आएगा cos 0। और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वर्क cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो WBZ जब निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी है, बॉडी का मास कितना है सवाल में गिवन था 1 kg का मास है, ठीक है, तो 1 पुट कर दो। g की वैल्यू क्या होती है, वैसे 9.8 होती है, अप्रोक्सीमेटली आप उसको 10 ले सकते हैं। कितनी हाइट तक लेके गए, 2 मीटर की हाइट तक लेकर गए। उसके बाद cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। WBZ कितना आ गया, सॉल्व कर लो 20, और ये वर्क निकाल रहे हो तो 20 जूल्स आ गया। आपको समझ, ये वर्क कितना आ गया हमारे पास 20 जूल्स आ चुका है। अब आपका जो आंसर आएगा, आंसर जो है आपका नेट वर्क डन, वो मैंने पहले भी कहा था, ए से बी तक कितना वर्क करा, उसके बाद बी से लेकर के जेड तक कितना वर्क करा, वो ऐड करना पड़ेगा। ए से बी का वर्क और बी से जेड का वर्क, ठीक है। तो ए से बी का वर्क कितना था, ए से बी का वर्क हम निकाल चुके थे 8 जूल्स आ चुका था, और बी से जेड का वर्क हमने निकाला, वो कितना आ गया 20 जूल्स आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 28 जूल्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 28 जूल्स का। क्या ये बात क्लियर है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर ये वाला सवाल हमारा हो चुका है डन। अब जल्दी आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू कर रहे हैं अगला वाला सवाल। चले, अब आ जाइए, ये रहा सैटेलाइट वाला क्वेश्चन। आप एक बात जरा गौर करिएगा, सैटेलाइट वाले क्वेश्चन जो है ना, वो वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी देखने को मिलते हैं और ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये सवाल क्या बताना चाह रहे हैं, जरा पढ़ लेते हैं इसको। अ 10 kg सैटेलाइट completes one revolution around the earth at a height of 100 किलोमीटर, ठीक है, in 108 minutes, टाइम वगैरह गिवन है, ओके। सबसे पहली बात तो ये है, SI यूनिट में कन्वर्ट करो,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो 108 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60 से, दिस विल गिव यू टाइम इन SI यूनिट सेकेंड्स, ठीक है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक बात का और गौर करिएगा, वर्क इज ऑलवेज डन बाय एनी गिवन फोर्स, ठीक है। तो अगर आप कभी वर्क निकालते हैं ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो जब भी आपको वर्क निकालना है तो आपको दरअसल फोर्स की तो बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वर्क इज ऑलवेज डन बाय एनी गिवन फोर्स, ठीक है। अब कितना वर्क डन होगा इसका, आपको वो चीज निकालनी है। आपको मैं एक बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूं, उस पर जरा गौर करिएगा। उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट को हल्का सा और स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब हमको आना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। कहां पे आना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये कैसा फोर्स होता है, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर की तरफ काम करने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा इसको देखते हैं अच्छे से और एक अलग डायग्राम लेकर के। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी के एंड पे एक पत्थर बंधा हुआ है, उसको मैं घुमाई जा रहा हूं, ठीक है। जब उसको मैं घुमाऊंगा ना, उसका जो अगर मैं टॉप व्यू लेकर के देखूं तो ऐसा होगा, ये मेरा हाथ रहेगा, ये रहेगी वो रस्सी, और रस्सी के एंड पे क्या बंधा होगा, एक पत्थर बंधा होगा। रस्सी के एंड पे क्या बंधा होगा, एक पत्थर बंधा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, जब मैं इसको घुमा रहा हूं ना, तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कहां घूम रहा है ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है। और आप एक बात समझिएगा, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है ना, तो उसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और एक और लास्ट चीज है कि अगर मान लीजिए कभी अगर ये रस्सी टूट गई गलती से, ऐसा हो जाती है भूल चूक, तो कभी अगर रस्सी गलती से अगर टूट गई ना, तो जो ये पत्थर होगा ना, वो हमेशा टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेगा। कैसे फ्लाई ऑफ करेगा, टेंजेंशियली। अगर मान लो अगर रस्सी यहां टूट गई तो टेंजेंशियली यहां पे फ्लाई ऑफ कर जाएगा। अगर रस्सी यहां टूट गई, टेंजेंशियली यहां फ्लाई ऑफ कर जाएगा। अगर रस्सी यहां टूट गई तो पत्थर टेंजेंशियली यहां फ्लाई ऑफ कर जाएगा, ठीक है। तो कायदे से हो क्या रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंशियली। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, टेंजेंशियली। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस विल बी नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। क्या आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ रही है, कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये वाली कहानी होती है सर्कुलर मोशन के अंदर। अब जरा इसको हम रिलेट करते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन के साथ। अब कैसे रिलेट करेंगे जरा सोचिए। यहां पे गिवन है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, 10 kg का है। वो रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि जब आप अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो हरा भरा अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस होता है, वो दरअसल हम लेकर के चलते हैं कि रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेकर के चलते हैं, 6400 किलोमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले अब जरा सवाल के ऊपर आते हैं। तो अर्थ के अबाउट घूम रहा है वो सैटेलाइट, तो अब कहानी कैसे बनने वाली है, देखिए अच्छे से देखिए। ये क्या बनाया हमने, अर्थ। ये क्या है हमारे पास, अर्थ। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अबाउट क्या चीज चक्कर काट रही है, सैटेलाइट। अर्थ के अबाउट क्या चीज चक्कर काट रही है, सैटेलाइट। सॉरी, ये रहा हमारे पास वो ऑर्बिट जहां पे सैटेलाइट घूमने वाली है। तो एक काम करते हैं, यहां अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की जो दूरी है वो है 108 किलोमीटर। यहां पे सॉरी, दूरी है यहां पे 100 किलोमीटर्स और टाइम कितना लग रहा है उसको, 108 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो पहली तो ये बात समझ जाइए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास सैटेलाइट, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको मानना होगा। तो ये हमारे पास सैटेलाइट है। जब सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे रहने वाला है, टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट कैसे रहने वाला है इसका, टेंजेंशियल। लेकिन यहां पर सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा, वो लाजमी सी बात है, ठीक है। सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा और उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं हम इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब जरा आप गौर करिए, आप समझ गए होंगे इस बात को कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है, तो इवेंचुअली जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 90।
एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। अब सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सवाल में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। एग्जैक्टली अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप फोर्स के बारे में बात ना करें तो भी चलेगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात ना करें तो भी चलेगा, आपको यहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस देकर के समझने वाली बात क्या है कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब वर्क निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। जब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 जूल्स। वर्क डन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 जूल्स। आया, जल्दी बताओ आया क्या समझ। तो वर्क का आंसर कितना आ चुका है, 0 जूल्स आ चुका है। कई बच्चे यहां पे ना हल्की सी गलती कर बैठते हैं, तो वो जो गलती होती है मैं उसको यहीं पे ठीक कर देता हूं। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई अगर आपसे cos 90 पूछ ले, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली अगर आपसे कोई sin 0 पूछ ले तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर कोई आपसे sin 90 पूछ लेता है तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। बाकी आप लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे, लाइव भी देख रहे होंगे, वहां पर मैंने इनका ग्राफ बना करके भी बात करी है। तो लाइव सेशंस को और बाकी रिकॉर्डेड को भी बहुत तरीके से बैठ के देखना अच्छे से, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। आपका वर्क का आंसर कितना आ चुका है, 0 जूल्स आपका आंसर आ चुका है। अब जरा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे कैसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, कैसे कैसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। लेकिन क्या आपको फोर्स के बारे में सोचने की जरूरत थी, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचने की जरूरत थी, नहीं थी, क्योंकि हमारा हीरो आ चुका था, एंगल बन चुका था 90 और काम खत्म। अगर एंगल 90 आ गया ना कॉस के अंदर तो cos 90 0 होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्या आपको समझ में आ गया, आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना और डायग्राम के साथ नोट करना। डायग्राम गिव्स यू परसेप्शन, डायग्राम गिव्स यू परसेप्शन, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर का हमने यहां पे लेकर के रखा हुआ था ना, दिस वॉज द सैटेलाइट, दिस वॉज द सैटेलाइट। ये था हमारे पास सैटेलाइट। और ये जो येलो कलर का हम लेके चल रहे थे इसको हमने अर्थ कहा था। अर्थ का रेडियस यहां पर मैटर नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो टाइम ड्यूरेशन भी मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज कई बार सवाल में ऐसा होता है कि चीजें गिवन तो होती हैं बट वो इवेंचुअली वहां पे काम नहीं आ रही होती हैं। अब हमको वो कब चलेगा पता कि कौन सा डेटा काम का है, कौन सा डेटा काम का नहीं है, वो सवाल में कूदने के बाद चलता है पता, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ चुका होगा, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा। और अब इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन यहां पे लेके रखे हैं ना, इसमें खास बात क्या है कि इसकी कैटेगरी बहुत वेरिड है, ठीक है। हर क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से जरा सा अलहदा है, जरा सा जुदा है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक फोर्स है जो कि पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अब इससे ना आपको मैं 2 चीजें और बता देता हूं। वेरिएबल्स दरअसल 2 तरह के होते हैं। अगर आप बात करें ना, मतलब अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के टर्म्स में, तो फिजिक्स के टर्म्स में जब वेरिएबल्स की बात की जाती है ना, तो वेरिएबल्स हम लेते हैं 2 तरह के। पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, पहला क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने कभी मैथ्स में अगर लिखा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो जो बायो वाले बच्चे हैं अगर उनका मैथ्स में उतना अच्छा कमांड नहीं है तो भी उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कोई लिखता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब सिंपल सी बात होती है कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। आया आपको समझ, मैंने क्या बोला आपसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। इसका एक और एग्जांपल सुनते हुए चलना, जैसे सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अगर हार्ड वर्क ज्यादा सक्सेस ज्यादा, अगर हार्ड वर्क कम तो सक्सेस भी कम, ठीक है। तो यहां पे कहानी क्या बैठ रही है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। तो y बिकम्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y बिकम्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और सिमिलरली x बिकम्स, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उल्टा x पे y डिपेंड कर रहा है, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो x कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने ये क्यों बताया, इस सवाल का ये वाला फैक्टर जरा चेक करो। फोर्स की वैल्यू गिवन है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब x अगर चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर x चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और जहां पे f, इस वाले f का मतलब फोर्स है, इस वाले f का मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब भाई डिपेंडेंसी शो करता है, ठीक है। और यहां पे x, यहां पे क्या है, पोजीशन है।
पोजीशन मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो अभी के लिए, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी, इसको जरा ऐसे कोने में कहीं नोट करते हुए चलना। अब जरा कूदेंगे सवाल के ऊपर। सवाल पढ़ो अच्छे से। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, तो फोर्स गिवन है 7 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, न्यूटन्स में गिवन है, मतलब ऐसा यूनिट ही लेकर के चली जा रही है, तो कन्वर्ट हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक्ट्स ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, चलना मान लिया हमने, उसका मास कितना है, 2 kg का मास है, ओके, उसको ब्रॉडन कर लेना कि हाँ भैया 2 kg का मास है। टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स मेरे देखे हैं उनको पता होगा कि मैंने बता के रखा हुआ था कि जब भी ऐसी कहानी बैठ जाती है ना कि फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, जब कायदे से अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखी हुई चीज आ जाती है तो 95% केसेस में ऐसा होता है कि जो x इक्वल टू 0 होगा ना वो होगा आपका लोअर लिमिट, और x इक्वल टू 5 जो होगा वो होगा आपका अपर लिमिट। मतलब यहां पे लिमिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं लिमिट्स वाला एकदम मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन में लिमिट्स लग जाती है ना, ठीक है। तो जैसे लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 5, ऐसी कुछ बातचीत आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये आगे समझ में, और निकालना है क्या, वर्क निकालना है, फाइंड द वर्क डन इन जूल्स, इसका मतलब SI में ही निकालना है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं सवाल को वापस से, ठीक है। फोर्स की इक्वेशन गिवन है, गौर करिएगा क्या बोल रहा हूं, फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, फोर्स की इक्वेशन गिवन है। जब इक्वेशन गिवन है इसका मतलब ये खेल जाने वाला है कैलकुलस की तरफ, या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन। अब क्या यूज करना है वो तो हम सवाल में बढ़ने पे देख लेंगे, ठीक है। तो फोर्स गिवन था, उसको जरा लिख लिया जाए तरीके से। चलिए फोर्स कितना गिवन है, जल्दी छापो उसको, 7 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। गिवन था फोर्स, वो हमने लिख लिया। ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, जिसका मास कितना है, जिसका मास है 2 kg, ओके डन। टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0, मतलब x की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0 मीटर, और x की फाइनल वैल्यू कितनी है 5 मीटर। सवाल में ही गिवन है, वहीं से नोट कर रहा हूं, x की इनिशियल वैल्यू 0 है, x की फाइनल वैल्यू कितनी है 5 है। क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, वर्क पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, वर्क पूछा हुआ है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। ये तो आपके पास जो गिवन डेटा था वो हमने इसको अच्छे से यहाँ पे नोट करके रख लिया है, ठीक है। अब इस पे प्रोसीड कैसे करेंगे जरा सुनो अच्छे से। देखो वर्क निकालना है आपको, क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा जब आ रहा है ना, अगर दिमाग में आ रहा है कॉस थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जहां फोर्स है वहीं डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल बिकम 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा प्रोड्यूस करा है आपने तो ऑब्वियसली वर्क भी छोटा सा हुआ होगा, या अगर छोटा सा वर्क करा है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा प्रोड्यूस हुआ होगा, ऐसी कहानी है। तो DW इज इक्वल्स टू, देखो मुझे कैलकुलस के टर्म्स तो यहां पे इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे, बिकॉज मुझे एक चीज हिंट क्लिक कर गई थी कि ये जो x इक्वल टू 0 है दैट इज द लोअर लिमिट, x इक्वल टू 5 है दैट इज द अपर लिमिट। तो जब ये लिमिट्स की बातचीत हो ही रही है तो दिमाग को एकदम सेट कर दो कि लिमिट लग रहा है मतलब इंटीग्रेशन होगा, कैलकुलस इन्वॉल्व होगा, और वैसे टर्म्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब फोर्स यहां पे भर दीजिए, फोर्स कितना है 7 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, तो 7 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स गिवन है। कुछ नहीं कर रहा हूं, ये बेसिक वर्क का फॉर्मूला, फोर्स मैंने यहां लिख दिया, और बगल में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। आगे आपको समझ, ठीक है। अब जरा इसको हल्का सा मैं इंटीग्रेट कर देता हूं ताकि हमारे पास पूरा वर्क आ जाए, क्योंकि मेरे को DW नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्क चाहिए, ठीक है। तो करेंगे इसको इंटीग्रेट, लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव। इंटीग्रेटिंग स्कूल में ये सब चीजें बहुत तरीके से लिख करके आना, तभी वो एक तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है और मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, जब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स तो हमें क्या मिल जाएगा, अब जरा गौर करिए क्या मिल जाएगा। यहां पे तो चल रहा है DW, इसको तो बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए dx से, तो ये आ जाएगा 7dx प्लस, उसके बाद माइनस 2x था, तो एक काम करो, या तो प्लस के बाद लिख लीजिए माइनस 2x और उसके बाद dx लिख लेना, या तो फिर जब ये लग रहा है कि यहाँ पे माइनस आ ही गए तो माइनस यहाँ पे 2x dx, और फिर क्या है 3x का स्क्वायर dx, तो प्लस 3x का स्क्वायर इंटू dx। यहां तक कोई तकलीफ हो रही क्या आपको, नहीं हो रही है। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो यहां पे लगा दीजिए ये सांप जैसा सिंबल इंटीग्रेशन का, यहां पे भी आ जाएगा ये सिंबल, यहां पर भी आ जाएगा ये सिंबल, ठीक है। अब लिमिट्स कैसी है, यहां पे लिमिट सवाल में गिवन था 0 से लेकर के 5 तक जा रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी, x इक्वल टू 0,
और अपर लिमिट क्या है 5, ठीक है। लेकिन यहां पे वेरिएबल ऑपरेटर क्या है, वर्क है। क्या अगर यहां पे dx लिखा होता तो x की लिमिट लग जाती, बट यहां पर वेरिएबल ऑपरेटर क्या है, वर्क है। तो या तो वर्क कुछ नहीं हुआ होगा या तो वर्क कुछ हो गया होगा। जब वर्क कुछ हो गया होगा तो w लिख देंगे। अब जरा x की बात करते हैं। x की लोएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे सवाल के अकॉर्डिंग 0, और x की टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है 5, मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। यहां पर भी dx लगा हुआ है, मतलब वेरिएबल, देखो dx को हम बोलेंगे वेरिएबल ऑपरेटर, तो जो वेरिएबल ऑपरेटर होता है उसी की लिमिट्स लगती हैं। तो x 0 से लेकर के 5 तक वेरी कर रहा है, यहां पर भी वेरिएबल ऑपरेटर x है तो x 0 से लेकर के 5 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। जब आप dw को करेंगे इंटीग्रेट तो आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ w मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, w, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू 7 को रखो बाहर, 7 को रखो बाहर, इंटीग्रेशन चलेगा dx का, किसका चलेगा, dx का। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5। यहाँ पे काम करो, -2 को रखो बाहर, x और dx, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 को रखो बाहर, और यहाँ पे आ रहा है x², यहाँ पे बगल में क्या आ रहा है dx, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो इसका तो हो चुका था इंटीग्रेशन, अब जरा इसको कायदे से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सेपरेशन दिया जाए इसको, है ना। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स लग जाते हैं, अगर वो लिमिट्स लग रही हैं, सॉल्व कैसे करना होगा उसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट कितना है w, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो w माइनस 0 कितना आता है, w इज इक्वल्स टू, यहां देखिए 7 तो बाहर रह चुका है, ठीक है, 7 तो बाहर रह चुका था। अब जिसको पता है उसको पता होगा dx का जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, सिर्फ x आता है। अब इसके लिए मैंने एक बहुत सही तरीके से आपको समझा के रखा था, अगर आपने वो क्लास अटेंड करी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डेड में भी गया होगा, लाइव में भी गया होगा। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, उसकी पूरी लेंथ कितनी है, x के बराबर है। कितनी है उसकी लेंथ, x के बराबर है। अब जब मैंने उसको तोड़ दिया तो वो जो टुकड़े मौजूद होंगे वहां पे, जब मैंने उसको तोड़ दिया तो वो जो टुकड़े मौजूद होंगे वहां पर, उन टुकड़ों की लेंथ कितनी होगी, बहुत छोटी लेंथ होगी। तो इसकी लेंथ होगी dx, इसकी भी लेंथ कितनी होगी dx, इसकी भी लेंथ कितनी होगी dx, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और सारे टूटे हुए टुकड़ों को, मतलब सारे टूटे हुए टुकड़ों dx को अगर मैं जोड़ दूंगा, मतलब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, याद करो, सोचो इसके बारे में। इसके मैंने टुकड़े करे डिफरेंशिएशन, जब इसको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। वही वाला फंडा मैंने यहां पे यूज किया था कि dx को जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे अब लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है 5 है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, क्या दिक्कत है, 0 से 5 तक। आगे जरा बढ़ा जाए, आगे जरा बढ़ा जाए, -2 है, इसको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत आपको नहीं है, -2 रखिए बाहर। जब आप x को करेंगे इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेशन का एक जरा सा छोटा सा फॉर्मूला होता है, जिन लोगों को वहां डाउट आता है मैं उनके लिए वो भी सॉल्व कर देता हूं। तो मैं अब 2 मिनट के लिए सवाल में ही हूं, सवाल में ही हूं, बस कुछ लोगों को जहां दिक्कत आती है ना वो जरा मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं। अगर कभी आपको इंटीग्रेट करना है x की पावर n को, dx तो लगा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, dx तो लगा रहेगा, बिकॉज दैट इज द वेरिएबल ऑपरेटर। वो आपको बता रहा है कि x वेरिएबल है कि n वेरिएबल है, तो यहां पर तो x वेरिएबल है। जब x की पावर n को करना है इंटीग्रेट तो उसका आंसर आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर x की पावर 8 है तो x की पावर 8+1 9 अपॉन 8+1 9। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, और वही तो यूज करना है। चले, वही तो यूज करना है अभी वाले सवाल में। फटाफट से सवाल पे आते हैं वापस से, ठीक है। चलो शुरू हो गया अपना काम वापस। यहां पे क्या था, -2 था, -2 था। उसके बाद x की पावर यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा ना। जब इसका मैं करूंगा इंटीग्रेशन तो x की पावर 1+1 अपॉन नीचे 1+1, मतलब x²/2। क्या आ जाएगा ये, जल्दी देखो, x²/2। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +3 था, इसको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, ये +3 को रहने दीजिएगा। कितनी पढ़ाई कर रहे हैं आज हम, बोर्ड भर गया पूरा। x² था तो x³/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, x³/3, क्या हो जाएगा, x³/3। और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब मौका आ चुका है लिमिट्स की वैल्यू पुट करने का, ठीक है। देखो 7 को रखो, तुम्हारा इंटीग्रेशन पूरा डन हो चुका है। अब होता क्या है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि ये 2 और ये 2, अब ये गायब, अब ये हमारे बीच नहीं रहे,
3 और 3, अब ये गायब, अब ये हमारे बीच नहीं रहे। तो जो बचे हैं उनकी जरा बात कर ली जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह क्या पुट कर देना, 5 पुट कर देना, ठीक है, माइनस क्या कर देना, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, क्या कर देना, माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस का 0 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आ गई, चलो बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहां से 2 तो गायब हो चुका है, अब क्या करने की जरूरत है आपको, यहां पे x का स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, ये मालूम होगा 0 ही होता है, गलती मत कर देना इसमें। उसके बाद क्या, प्लस, यहां पे तो 3 आ रही है अपने, ठीक है, 3 तो गायब हो चुका है, अब करना पड़ेगा यहाँ पे x का क्यूब, और x की वैल्यू क्या है 5, 5 का क्यूब क्या होता है, इट्स एज सिंपल एज दैट 125, माइनस करेंगे x का क्यूब, और x का क्यूब में अब लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0, जिसका क्यूब क्या होता है 0, ठीक है। फटाफट जल्दी सॉल्व करो, मुझसे तेज करो, 7 5 35, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 25, और यहां पे कितना आ रहा है प्लस का 125। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 35 माइनस 25 इज जस्ट 10, और यहां पे कितना आ रहा है 125, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 135, 125 प्लस 10 करेंगे तो 135, तो 135 वर्क निकाल रहे हैं तो जूल्स में ही हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर हो चुका है डन, ठीक है। तो 135 जूल्स हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन, अरे ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन डी मैच कर गया, ठीक है। तो ये रहा इस पूरे सवाल का पूरा सोल्यूशन। क्या आपको ये चीज पूरी समझ में आ गई है? कॉपी किताब लेकर के बैठे होगे, जल्दी उसको नोट करना, बिल्कुल कायदे से ऐसे पैटर्न में ही नोट करना, यहाँ पे कहीं तुम्हारे मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहने वाली है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट जो मैं बता चुका था, ठीक है। चलो हो चुका होगा आपका ये, अब ये क्लियर करते हैं इसको। अब आते हैं आपके लिए अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल जो है ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन की तरफ ही हिंट कर रहा है हमको, ठीक है। देखें इसको जरा, चलें, ठीक है। तो अब ये वाला सवाल जैसा मैंने कहा है इंटीग्रेशन पर ही बेस लग रहा है। अब जरा देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, और फोर्स की इक्वेशन गिवन है, कितनी है, जस्ट cx के बराबर है, फ्रॉम, ये लिखा है x इक्वल टू 0, जरा इसको चेक कर लेना, ये x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x सब्सक्रिप्ट 1 तक, ठीक है। मतलब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर लोअर लिमिट क्या है, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर ऐसे फॉर्मेट में कुछ गिवन है तो वो लिमिट्स की ही बातचीत चल रही है, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है, x इनिशियल की वैल्यू क्या है 0 है, वो x प्लस 0 नहीं है, x इक्वल टू 0 है। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इस सवाल में अपर लिमिट क्या आएगी, तो अपर लिमिट मतलब x की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x1, कितनी आ जाएगी, x1, ठीक है। तो मतलब सवाल में लिमिट है, और लिमिट है आपके सामने ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। वर्क डन ही पूछा हुआ है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन पूछा हुआ है, सवाल इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। जब तक मैं कर रहा हूं तब तक आप भी करते हुए चलिए, और फट से बताइए कि आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आपका अगर रह जाता है ना तो वो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे अब मैंने बोला कि इसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। अब तुम्हारा सोल्यूशन कुछ और आ रहा है जो मेरे सोल्यूशन से अलग है, तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज डाउट जो है ना वो सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो फील नहीं आता है, ठीक है। चले, सवाल में गिवन क्या क्या है, फोर्स गिवन है, पहली फुर्सत में तो फोर्स लिख दीजिए, फोर्स कितना है cx, फोर्स कितना है cx के बराबर फोर्स गिवन है, ठीक है। द पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1, ठीक है। मतलब x की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और x की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, x1 आ रही है, क्या आ रही है वो, x1 आ रही है, ठीक है। तो आप समझ जाइए x इनिशियल मतलब लोअर लिमिट, x फाइनल मतलब अपर लिमिट, ठीक है, जो x1 आ रही है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। क्या पूछा हुआ है आपसे, क्या पूछा हुआ है आपसे, वर्क पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, वर्क, ठीक है। आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो रहा है तो वर्क भी छोटा सा हो रहा होगा dw, या अगर वर्क छोटा सा करा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा ही हो रहा होगा dx, ठीक है। कैलकुलस के टर्म्स है ये, dx और dw क्या है, कैलकुलस वाले टर्म्स है, ये हमको यहाँ पे इन्वॉल्व करवाने पड़ेंगे, बिकॉज फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, फोर्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अगर इक्वेशन गिवन है वो भी लिमिट्स के साथ गिवन है, इसका मतलब फॉर श्योर कहीं ना कहीं कहानी जो है वो कैलकुलस पे आने वाली है। कैलकुलस मतलब आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मुझे वर्क निकालना है, dw गिवन है, तो अगर मुझे dw गिवन है और मुझे वर्क निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? ये जो बीच में एक्स्ट्रा ज्ञान आ रहा है ना उसको भी लिखते हुए चलना है आपको, तभी तो मजा आएगा। अब फोर्स की वैल्यू गिवन थी,
दरअसल इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। अब पुट करते हैं इसको, देखो dw इज इक्वल टू फोर्स कितना गिवन है इक्वेशन वाइज, तो वो cx है, और बगल में चिपक के कौन खड़ी है, dx आ रही है, तो dx को यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब करेंगे हम इसको इंटीग्रेट, क्योंकि मुझे तो वर्क निकालना है ना, मुझे तो वर्क निकालना है, और यहां पे क्या देके रखा है dw। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलने वाला है जरा गौर करें। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो यहां पे आ जाएगा dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, ये cx यहां पे गिवन था, तो इसको पूरा cx का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चले ठीक है। अब dx का मतलब वेरिएबल ऑपरेटर x बन चुका है, तो लिमिट्स x की आने वाली हैं। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x 0 से लेकर के x1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x1, ठीक है। उसके बाद dw का मतलब वेरिएबल ऑपरेटर वर्क है, तो लिमिट्स वर्क की आने वाली हैं 0 से लेकर के W तक, ठीक है। अब जरा गौर करिए, dw का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। लोअर लिमिट यहां पे क्या है, 0 है, अपर लिमिट यहां पे क्या है, W है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, यहां पे cx जो लिखा है ना, इसमें सिर्फ x वेरिएबल है और c कांस्टेंट है। मुझे कैसे पता, कभी कभी सवाल में गिवन होता है कि c कांस्टेंट है, कभी कभी सवाल में गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझना कैसे, आपको पकड़ना कैसे है। अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है मतलब वेरिएबल ऑपरेटर dx है, इसका मतलब वेरिएबल कौन है, x है। तो अगर x वेरिएबल है तो c क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो c तो आ चुका होगा बाहर, c तो आ चुका होगा बाहर। जब आप x को करेंगे इंटीग्रेट, तो उसका आंसर क्या आता है, x²/2। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को, जब आप x को करेंगे इंटीग्रेट तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x²/2। इसमें लोअर लिमिट क्या है, 0, और अपर लिमिट क्या है, x1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब आपका इंटीग्रेशन का काम तो हो चुका है, अब आपको सिर्फ इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। तो इसको तरीके से सेपरेट करते हैं, ये इनिशियल पार्ट था हमारा, उसके बाद ये हमने करा इंटीग्रेट। अब बस मौका आ चुका है लिमिट्स को पुट करने का। लिमिट्स को पुट करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, कौन सा आंसर मैच करता है हमारा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट थी 0, ठीक है। यहाँ पे 2 को तो बाहर खींच लो ना, क्या दिक्कत है, 2 को तो बाहर खींच लो, वो तो कांस्टेंट ही है, तो c/2 हो जाएगा। फिर करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x² बचा, 2 तो बाहर खींच चुका हूं मैं, तो c/2 वो मैंने बाहर कोने पे लिख दिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर। तो जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो वो x का स्क्वायर नहीं रहेगा, वो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो x का स्क्वायर नहीं रहेगा, वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। जिसके बाद w माइनस 0 क्या होता है, w होता है, ये कितना आ गया, c/2 आ गया, और अंदर क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर। तो cx1 का स्क्वायर बाई 2, हमारा अभी वर्क क्या आ गया है, cx1 का स्क्वायर बाई 2। अब ये जो ऑप्शन है ये 1/2 है ऑब्वियसली, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, cx1 का स्क्वायर बाई 2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई? जरा जल्दी इसको तेजी में फुर्ती में इसको नोट कर लीजिएगा। लेक्चर अटेंड करने के टाइम पे बस ऐसे बैठे मत रहा करो, ठीक है। लेक्चर अटेंड करने के टाइम पे कॉपी किताब लेके बैठा करो, मुझसे तेज काम किया करो, और फिर आंसर तक पहुंच के बताया करो कि सर आंसर आ गया आपको समझ में। ओके, ग्रेट जॉब। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने जल्दी। अब इसको जरा नोट करने के बाद क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं अब अगले वाले सवाल के ऊपर, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। 8th वाला क्वेश्चन MIQ वर्क का ही चल रहा है, वर्क ही निकालना होगा। वर्क डन इन टाइम t ऑन अ बॉडी ऑफ मास m। तो टाइम कितना है यहाँ पे, t, ठीक है। तो वेरिएबल्स में ही बातचीत चल रही है। ऑफ मास m, मास कितना है, m है, पूरे वेरिएबल के टर्म्स में बातचीत चल रही है। विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हो रहा है, उसके लिए ध्यान रखना v इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अगर सिस्टम में एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब एक बात श्योर है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। बिना वेलोसिटी चेंज के एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। एक्सेलरेटर का मतलब ही क्या होता है, प्रेस किया आपने गाड़ी में एक्सेलरेटर, तो इमीडिएटली क्या देखने को मिलता है कि गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है। टू अ स्पीड v, स्पीड कहां तक पहुंच गया, v तक पहुंच गया, और टाइम कितना लगा, t1 का टाइम लगा, ठीक है। मतलब कहानी के हिसाब से स्पीड को जब चेंज किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। और 0 से लेकर के स्पीड क्या गेन कर ली, v, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, v के बराबर ही है, ठीक है। और ये 0 से लेकर के v तक आने में टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है।
अब आपको वर्क को डिफाइन करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, वर्क ही निकालना है, ठीक है। वर्क निकालने का जो पूरा फंडा होता है ना, जरा उस पर गौर करना, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक और चीज जो मैंने ऐसे ब्रॉडन करके रखा हुआ है ना, उसको तुम भी वैसे ही ब्रॉडन कर लेना, ठीक है। वो आपको बताता है कि आपने सवाल पढ़ते समय सवाल में किन की फैक्टर्स को गेन कर लिया है और उनको आप यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब सवाल की आ जाते हैं अच्छे से। तो वर्क निकालना है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जहां फोर्स लग रहा होगा वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो एंगल कितना आ जाएगा? इस पर्टिकुलर केस में 0 आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? वर्क 1। तो हमको अब निकालना है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, और cos 0 पुट करेंगे यहाँ पे बिकॉज सेम डायरेक्शन था। तो वर्क का आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और बगल में क्या आ जाएगा आपके पास? एस आ जाएगा। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जरा गौर करते हुए चलिए, मास को तो चलिए ठीक है, एक काम करता हूं, मास को तो मैं टच नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज हमारे सारे ऑप्शंस में मास तो हमको कॉन्स्टेंटली दिख रहा है, तो मतलब मास को गायब करने से कोई फायदा है नहीं। अब ए निकाल लेते हैं, एक बार के लिए ए निकाल लेते हैं। अब ए कैसे निकाला जाएगा? जरा फर्स्ट इक्वेशन पे आओ। कहां पे आ जाओ? फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। हमने बोला हाँ बढ़िया, होता तो है ही। जब यहां से हम निकालेंगे a, तो ये v माइनस यू बाई टी किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा। अब आप जानते हैं एक बात कि सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कुछ नहीं है, 0 है। क्यों? बिकॉज द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वो तो v के बराबर ही है ना। सवाल में ही गिवन है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो v के बराबर है। चलिए अगली बात पे जरा गौर करते हैं। इनिशियल 0 से लेकर के फाइनल v तक लाने में समय कितना लग गया? t1 के बराबर। तो अगर यहां पे इस पूरे प्रोसेस में कोई अगर टाइम पूछ ले तो फिर टाइम कितना हो जाएगा? t1। टाइम कितना हो जाएगा? t1। अब सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करना शुरू करो। v कितना है? v के बराबर है। इनिशियली बॉडी वॉज एट रेस्ट। u से लेकर के v तक लाने में समय कितना लग गया? t1 लग गया। और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v बाई टी वन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? v बाई टी वन, ठीक है। अब आपको सवाल में ना यहाँ पे पुट करना है a की वैल्यू, और a की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो a हमारा कितना आ चुका था? v बाई टी वन। तो हम a की जगह पे क्या भर देंगे? v बाई टी वन। अब जरा s पर फोकस करना। s क्या होता है? अब s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और s निकालना पड़ेगा हमको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो s निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन यूज कर लीजिए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यूज कर लीजिए? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा आप जानते हैं, जैसे आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि u तो हो चुका है 0। u कितना है? 0 है। तो u 0 क्यों है? बिकॉज द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा m, ये हमारे पास आ जाएगा v बाई टी वन। और यहां जब उसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास u तो हो चुका है 0। u कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। तो यहां पे कितना बचेगा? हाफ a और t का स्क्वायर। टाइम कितना है यहाँ पे? t का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर हम इस इक्वेशन को मैच करेंगे, हमारे पास क्या बच रहा है? एम वी अपॉन टू टी वन, यहां से कुछ दिख रहा है एम वी अपॉन टू टी वन, और बगल में ए टी का स्क्वायर। अब ए को भी तो खोलना पड़ेगा ना, ए को भी तो खोलना पड़ेगा। ए कितना आ चुका था? वी बाई टी वन। ए कितना आ चुका था? वी बाई टी वन। तो अब अगर ए वी बाई टी वन है, इसको जरा यहां से गायब करते हैं। ए तो आ चुका है वी बाई टी वन, आपने नोट कर लिया होगा। अब बस इसको यहां पे पुट करते हैं, काम हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट का समय दीजिए। अभी वर्क कितना आ रहा है? फिलहाल तो वर्क आ रहा है हमारे पास कुछ इस तरह से, एम वी बाई टी वन, एम वी बाई टी वन। उसके बाद बगल में कितना आ रहा है? a बाई टू आ रहा है, और ये बगल में क्या है? टी स्क्वायर है। तो मैं टी स्क्वायर बाई टू को अलग से लिख रहा हूं, मैं टी स्क्वायर बाई टू को अलग से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे फोकस करना है a के ऊपर। और a हमारा क्या आ चुका था? a हमारा आ चुका था v बाई टी वन। a हमारा क्या आ चुका था? v बाई टी वन आ चुका था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी कहानी ऐसे बनने वाली है। हाफ तो निकाल लो बाहर, वो कांस्टेंट है। हाफ तो निकाल लो बाहर, वो कांस्टेंट है। एम वी, यहां पे कितना हो जाएगा? एम वी, और यहां पे एक और वी था तो एम वी का स्क्वायर। तो हाफ कांस्टेंट आ चुका है, एम वी का स्क्वायर हो चुका है। यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और नीचे टी वन इंटू टी टू, टी वन इंटू टी वन, तो ये टी वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है?
यहां पे अगर देखा जाए इसको तरीके से तो हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे आ रहा है टी वन का स्क्वायर, बगल में आ रहा है टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको हम देख रहे हैं ना तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी से मैच कर रहा है। कहां से मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है। वी स्क्वायर भी है, टी स्क्वायर भी है, टी वन का स्क्वायर भी है, हाफ एम भी है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आ गया आपको समझ? ठीक है, ये सवाल हल्का सा बीच में रिप्रेजेंटेशन आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है इसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स लगने वाले हैं, ठीक है। और ए पर जरा फोकस करो, क्योंकि सवाल में ना कहीं जो ऑप्शन देके रखा है उसमें कहीं पर ए मौजूद नहीं है, इसलिए हम कह रहे थे कि ए को रिप्लेस करते हैं। और ए को रिप्लेस करने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी? फर्स्ट इक्वेशन यूज करी। तो हमारा आंसर आ चुका है वर्क का, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? पक्का? इसको जरा नोट कर लीजिए तरीके से, फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। ओके डन, चलो ठीक है, बढ़िया, ये हमारा हो चुका। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कहां पे आ चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व विथ वेलोसिटी गिवन बाय दिस, ठीक है। अब वेलोसिटी जो गिवन है ना, ये वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। अब जब वेलोसिटी वेक्टर में होती है तो आपको मैं वेक्टर का एक छोटा सा फंडा और सिखा देता हूं, जो आपको वेक्टर की वैल्यू निकालना सिखाता है, ठीक है। क्या सिखाता है? वेक्टर की वैल्यू निकालना। अब सर ये वेक्टर की वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो जरा गौर करिए, एक बार बेसिक पे आते हैं तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर है, और ये मुझे गिवन है एज 3i कैप प्लस 4j कैप। कैसे गिवन है? एज 3i कैप प्लस 4j कैप। तो पता है इसका ग्राफिकली मतलब क्या होता है? इसका ग्राफिकली मतलब ये होता है कि एक पॉइंट होगा जिसकी x पर दूरी कितनी होगी? 3 होगी, जिसकी y पर दूरी कितनी होगी? 4 होगी। तो ये जो पॉइंट है वो मान लेता हूं मैं, यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मान लिया P, और इसकी x पर दूरी कितनी है? 3, और y पर दूरी कितनी है? 4 के बराबर है। तो यही तो मैंने पॉइंट मान के रखा है 3,4। अब जब मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा ना, तो ये जो मेरे सामने वेक्टर मेरे को दिखाई दे रहा है, कई लोग इसको ओपी वेक्टर भी कह देंगे। क्या बोल देंगे? ओपी वेक्टर। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओपी वो वाला ओपी नहीं है, ठीक है। ओपी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पी वाले पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो ओपी वेक्टर इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि सर ये तो पोजीशन वेक्टर है। किस पॉइंट का? किस पॉइंट का? ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओपी वेक्टर कितना हो गया? 3i कैप प्लस 4j कैप। अब जरा सुनना, अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ तो आप समझ जाओगे कि अच्छा इस पॉइंट की दूरी y पर है 4 के बराबर, और इस पॉइंट की दूरी x पर है 3 के बराबर। तो अगर इस पॉइंट की दूरी y पे 4 है, x पर 3 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड हो गया। तो ये कायदे से कितना आना चाहिए? 5। ट्रिपलेट कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकाला होगा? जब ओपी वेक्टर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया होगा, ठीक है। मैं उससे भी तरीका सिंपल बता रहा हूं अभी, जो कि वेक्टर से अलाइंड है। अगर मुझे इस वेक्टर ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब मॉडुलस निकालना है, उसका एक ही तरीका होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स कंपोनेंट मतलब क्या कि एक्स पे कितनी वैल्यू काम करी है? 3 काम करी है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्या करना पड़ेगा? वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वाई कंपोनेंट क्या है? 4, तो वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे आप इस वेक्टर ए की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। तो इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 25। वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 25, और इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 5। अब ये अगर वेलोसिटी होती तो मैं मीटर पर सेकंड करता, अगर ये फोर्स होता तो मैं न्यूटन करता। अभी ये कौन सी क्वांटिटी है इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया? 5 यूनिट्स, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर चलते हैं आगे, देखना। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर तुम्हारे सामने अगर गिवन है, लेट्स सपोज वेक्टर पी, लेट्स सपोज वेक्टर पी। अब वो कितना गिवन है? वो गिवन है 12i कैप प्लस 5j कैप। 12i कैप प्लस 5j कैप। अगर मैं इस वेक्टर का वैल्यू निकालना चाहूं आपके लिए तो कैसे करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ, इट्स एज सिंपल एज दैट, जो मैंने सिखाया था कि x कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना। 12 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी करो, 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये जो p वेक्टर हमारे पास मौजूद है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा? 169। और 169 जो है वो किसकी वैल्यू आती है? रूट का जब निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 13।
अब ये चीज क्या गिवन है वो तो नहीं पता था, तो यूनिट्स लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ये मैंने क्या सिखाया? ये मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी वेक्टर का आप मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। क्या सिखाया मैंने आपको? किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। और मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब होता है वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू। ठीक है, तो वेक्टर गिवन था ऐसे नोटेशन में, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। क्या आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया? अगर आ गया है तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, चलें अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहां पर बॉडी का मास गिवन है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी गिवन है। अब आपको निकालना है एक कंजर्वेटिव फोर्स का टर्म यूज किया, मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पूरा डील करेंगे। लेकिन अभी क्या ये टर्म जो है क्या वो सवाल में बहुत ज्यादा वेट रखता है? नहीं रखता है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको तो जरा गौर करते हुए चलेगा। मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे अगर एक बॉडी की हम बात करते हैं, अगर हम एनर्जी की बात करें, है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है हमको? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? जैसे मान लीजिए ये वाली बॉडी है ना, और इस बॉडी के पास जो एनर्जी है इनिशियली, इस बॉडी के पास जो एनर्जी है इनिशियली वो है लेट्स सपोज 100 जूल। कितनी है? 100 जूल है। फिर हमने इसके ऊपर कुछ वर्क कर दिया, और जब हमने इसके ऊपर कुछ वर्क करा होगा इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी? फाइनली कितनी आ जाएगी? मान लीजिए 500 जूल। कितनी आ गई है? 500 जूल की इसकी एनर्जी आ चुकी है। अब जब आप यहाँ पे वर्क निकालेंगे, तो वर्क जो होता है वो होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसे ही कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो मैं इसको वापस एक बार प्रूफ भी कर दूंगा। अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया जरा गौर करो। पहले कितना था? 100 जूल, बाद में कितना हो गया? 500 जूल। मतलब इसकी एनर्जी में चेंज कितने का आया? 400 जूल का। तो 400 जूल का जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है? सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करा होगा, और कितना वर्क करा होगा? 400 जूल का ही वर्क करा होगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? पक्का? तो अकॉर्डिंग टू, इसे क्लियर करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू के फाइनल कैसे आ रहा होगा? जब मास इनटू वेलोसिटी फाइनल हो रहा होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पर अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो वो इसलिए है बिकॉज वेलोसिटी फाइनल हो रही होगी। माइनस क्या लिखा हुआ है? के इनिशियल। इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कब होगी? जब वेलोसिटी होगी इनिशियल। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब जरा गौर करिए, इसको जरा जमा के लिख देते हैं। m/2 कॉमन निकाल लो जल्दी। निकल गया m/2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये बे इंतहा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एकदम बादशाह इक्वेशन है ये। ठीक है, अब इसी में तो वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यूज पुट करनी है? वेलोसिटी की पुट कर देंगे, मास तो गिवन ही है। ठीक है, अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, बट गिवन तो इक्वेशन वेक्टर की है, तो अब वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। अब सुनना अच्छे से, ये जो 6i कैप प्लस 16j कैप है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स दिस। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को निकालते हैं, फाइनल को निकालते हैं, पुट कर देंगे, और फिर हमारा वर्क का आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करा जाए। इसके अंदर पहले जरा सेपरेशन लेते हैं, तरीके से बांट के करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी जरा गौर करो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन कितनी है? 4i कैप प्लस 16j कैप। क्या गिवन है? 4i कैप प्लस का 16j कैप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको इसका वेक्टर नहीं चाहिए, आपको इस वेक्टर की वैल्यू चाहिए। वैल्यू निकालने का फंडा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, x कितना है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा। x कंपोनेंट 4 था, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y कंपोनेंट 16 है, उसका स्क्वायर कर दो। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ठीक है, अब जब आप इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा? 256 प्लस 16 करेंगे तो 272। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 272 रूट के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब ऐसे ही हम एक काम करते हैं,
फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सवाल पे जरा गौर करिए, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर था 8i कैप प्लस 20j कैप। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, एक बेहतरीन कलर से करते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? सवाल में गिवन है 8i कैप प्लस 20j कैप, लिख दो फटाफट 8i कैप प्लस 20j कैप। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की जब वैल्यू निकालने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 64 मतलब 464। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर का मॉड्यूलस, उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये वाला केस भी आपका डन हो चुका है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपको वर्क निकालना था। दिस वाज द मास्टर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम देते हैं इसको? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और u और v की वैल्यूज को हम कहां भर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भर देंगे, हमारा वर्क आ जाएगा। तो बस सॉल्व करना शुरू करो उसको जल्दी। ठीक है, तो पुट वैल्यूज ऑफ u एंड v इनटू फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम पुट करेंगे तो वहां पे लिखा है w इज इक्वल्स टू m बाई टू। w इज इक्वल्स टू क्या था? m बाई टू। m की वैल्यू कितनी है? 0.01। जल्दी वैल्यू उसको पुट करना शुरू करिए। 0.01 है ना, 0.01। ठीक है, m रख दिया, अपॉन 2 करना पड़ेगा, अपॉन 2 कर देते हैं, इनटू उसके बाद क्या लिखा है? v का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? v का स्क्वायर। ये रहा आपके पास v, रूट ऑफ 464। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट निपट जाएगा, तो कितना बचेगा? 464। कितना बचेगा? 464। माइनस क्या करेंगे फिर आप? माइनस करेंगे आप वहां पर u का स्क्वायर, यहां दिखा हुआ था u का स्क्वायर। अब u कितना था? रूट ऑफ 272। जब आपको उसका स्क्वायर वहां पुट करना है तो u की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट यहां से रिमूव हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 272। कितना बचेगा? 272। ठीक है, डन केस है, डन केस है। देखो आराम से देखो, अपॉन 2 करा, अब जरा माइनस करिए इसको। ठीक है, तो 464 में से आप माइनस करेंगे 272 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा? यहां से ये पहुंच जाएगा 272, 372, 472, इसमें से 8 को माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 192। कितना आंसर आ जाएगा? 192 का आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 192 अपॉन अगर आप 2 करते हैं तो आपका आंसर आता है 96। क्या आता है आपका आंसर? 96 आता है। और 96 को देखो, मैंने 192 को डिवाइड करा है 2 से, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 96। इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 0.01 से। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो 0.96। और भूलना मत, वर्क निकाल रहे हैं आप। क्या निकाल रहे हैं? वर्क निकाल रहे हैं। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स। क्या होती है? जूल्स होती है। तो आपका वर्क का आंसर कितना आ चुका है? 0.96 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और ये सॉल्व हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम से। उसका पूरा फंडा मैं एक बार क्लियर भी कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमको यूज करना पड़ा था वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ गया था। और वर्क एनर्जी थ्योरम का जो बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, जितना भी चेंज आया दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है 0.96 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। आया समझ? क्या पक्का आ गया समझ? जल्दी से इसको तेजी में नोट करना। ठीक है, कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, जल्दी इसको नोट करो। ये पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन है आपके सामने। ठीक है, ओके डन। नोट कर चुके होंगे आप। अब आगे बढ़ेंगे अगले वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगले वाले सवाल में अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट। एट रेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? मैं हमेशा ऐसे ब्रॉडन करता रहता हूं उसके अंदर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई है इसकी? 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय 2 फोर्सेस, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल कितना है फोर्सेस के बीच में? 90 डिग्री। राइट एंगल पे काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है 4 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा 3 न्यूटन का, या फिर यहां 3 काम कर रहा होगा, यहां 4 काम कर रहा होगा, कैसा भी हो सकता है, बट द फोर्सेस आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की पूछी है एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, तो टाइम कितना गिवन है?
10 सेकेंड्स आपका टाइम गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या निकालनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी वर्क एक ही तरह की चीजें होती है, ठीक है। अगर आप सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं तो सिस्टम के अंदर वो स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। या अगर किसी सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको फ्यूचर में कुछ वर्क डेवलप या वर्क डिलीवर करके देने वाला है, ठीक है। चलें, ओके, अब ये सवाल का ब्रॉड लाइन था। अब जरा सवाल के ऊपर आते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो आपको प्री रिक्विजिट चाहिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो आपको प्री रिक्विजिट चाहिए वो होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या चाहिए आपको, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जरा गौर करिए कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, इस बॉडी पे अगर दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज पहला कोई फोर्स काम कर रहा है इस तरफ F1 और दूसरा कोई फोर्स काम कर रहा है इस तरफ F2, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं अगर थीटा के एंगल पे, दोनों फोर्सेस कितने एंगल पे काम कर रहे हैं, थीटा के एंगल पे। तो ये बॉडी ना ही यहां जाएगी F1 के लॉन्ग, ना ही यहां जाएगी F2 के लॉन्ग, बॉडी निकल जाएगी ऐसे बीच में से कहीं पे, ठीक है। और इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब जब आपको रिजल्टेंट निकालना है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जहां पे ऑब्वियस ही बात है थीटा कौन सा एंगल होगा, F1 और F2 के बीच का एंगल होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जरा गौर करना, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कुछ कहानी गिवन है कि एक बॉडी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और इस बॉडी पे मान लीजिए एक फोर्स यहां काम कर रहा है 3 न्यूटन का और एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है। तो बॉडी कहां निकल जाएगी, बीच में, रिजल्टेंट पे निकल जाएगी। बॉडी कहां निकल जाएगी, बीच में, रिजल्टेंट पे, ठीक है। और जो ये रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, जरा गौर करो। सिंपल सा फंडा होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर कर दो प्लस F2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, F2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 2F1 F2 cos 90 ना, बिकॉज इन दो वेक्टर्स के बीच में, इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल काम कर रहा है, 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 2F1 F2 cos 90, cos 90 0, काम खत्म। तो ये R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। अब ये है अति महत्वपूर्ण चीज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जो आपका सवाल है ना वो इसी एग्जांपल पर बेस्ड है। आपके सवाल में गिवन है कि एक फोर्स कितना काम कर रहा है, 4 न्यूटन, दूसरा फोर्स कितना काम कर रहा है, 3 न्यूटन। कैसे काम कर रहे हैं, राइट एंगल पे काम कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल बकायदा सेट है, ठीक है। उस केस में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। मतलब नेट फोर्स की वैल्यू आपको हाल फिलहाल मिल चुकी है, ठीक है। अब ये पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। पक्की बात है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करिएगा, ये आपका प्री रिक्विजिट है, ठीक है। ये जो यहां पे लिखा है ना रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपका प्री रिक्विजिट है। इसको तुरंत से पहले जल्दी कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जल्दी इसको छाप लीजिएगा। और उसके बाद जो सवाल का पूरा प्रोसेस है वो यहां स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ द बोथ फोर्सेस हमने निकाल के रख लिया है। कितना है रिजल्टेंट, 5 न्यूटन आ गया। इसका मतलब हमारे सवाल में जो नेट फोर्स है, हमारे सवाल में जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया है, 5 न्यूटन। इसे आपने कॉपी कर लिया होगा आई गेस। अब जरा शुरू करते हैं। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं इसको यूज करते हुए चलूंगा, ठीक है। अब आ रहे हैं सवाल के ऊपर, जल्दी देखिए सोल्यूशन स्टार्ट। देखो अब बॉडी ऑफ मास 10 kg, मतलब तुरंत से पहले समझ जाओ कि मास कितना है, 10 kg है। नोट करते हुए चलना, ठीक है। इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय टू फोर्सेस, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ठीक है। तो जो हमारे पास ये 4 और 3 का जो रिजल्टेंट आया, जो नेट फोर्स आया, वो कितना आ गया, 5 न्यूटन, जो कि हम सॉल्व आउट कर चुके थे पहले से ही। एट राइट एंगल्स करने के बाद ही कितना आ गया, 5 न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, मतलब निकालना तो है काइनेटिक एनर्जी, निकालना तो है काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। तो टाइम कितना है सर, टाइम है 10 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स पे निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकाला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको बस क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। जैसे आप वेलोसिटी पुट करेंगे यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व होकर के आपका आंसर आपके सामने मौजूद है, ठीक है। मास की वैल्यू के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास पहले से गिवन है 10, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो समझो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80।
v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब जरा u के बारे में सोचते हैं। तो u के बारे में ये चीज यहां से क्या बता रही है कि अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, तो u कितना हो चुका है 0 हो चुका है। उसके बाद आप जानते हैं a कैसे निकलता है, a निकालना बड़ा सिंपल है। कौन सी टफ चीज है आपके लिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। सवाल में देखो फोर्स कितना गिवन है, फोर्स 4 और 3 गिवन था, उसका रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया था 5 आ गया। मतलब फोर्स कितना लेके चलेंगे हम 5 अपॉन, नीचे डिवाइड किससे करना है, मास से। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, काम खत्म है। अगर बॉडी का मास 10 kg है तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5/10 विच इज हाफ, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू यहां जरा भर दो फटाफट। और टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, ठीक है। जैसे हम इसको यहां पे चिपका देंगे तो 0.5 इंटू 10 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आंसर 5। तो वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, इट्स एज सिंपल एज दैट 5 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में पूरा। उसके बाद क्या सवाल यहां पे खत्म होता है, नहीं, सवाल यहां पे खत्म नहीं होता है, बिकॉज आपसे क्या पूछा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई थी। बस वैल्यूज भरना बचा हुआ है, काम खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। चलो तुरंत से पहले फटाफट, हाफ मास कितना है, मास कितना है, मास कितना है, मास है यहाँ पे 10 kg। उसके बाद करना पड़ेगा वेलोसिटी का स्क्वायर। सवाल में गिवन था वेलोसिटी, हाँ गिवन था, कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25, जिसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मास कितना था 10 और वेलोसिटी 5, उसका स्क्वायर करा तो कितना आ गया 25, 250 अपॉन 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, ये तो आपको मैंने एडिशनल सिखाया था यहाँ पे, है ना, ये आपको बताया था एडिशनल, ठीक है। अब जब ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 250/2, बस काम खत्म हो चुका है। समझ में आ गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया है 125 और एनर्जी है तो जूल्स में। ये आपका आंसर पूरा डन है। कोई दिक्कत हुई क्या आपको, पक्का। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का पूरा आंसर आ गया। इसके अंदर बस आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ गया था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आ गया आपको समझ। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्लियर हो चुका होगा आपको, जिसके बाद ये सवाल भी क्लियर हो चुका होगा। इसको तरीके से बढ़िया तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई गेस आप इस पूरे लेक्चर को ठीक से देख रहे होंगे, आप समझ चुके होंगे। अब जरा खत्म करेंगे अपनी सेशन को। और अब जैसा आपको पता ही है कि हमारे पास जो अवेलेबल बैचेस हैं, कोर्सेज हैं, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, स्पोकन इंग्लिश है, सीयूईटी है, एनटीएससी और ओलंपियाड है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।